तो एक बार सभी बच्चे जो है जुड़ जाए आकर के, हमारी क्लास लाइव हो चुकी है। आज हमको पढ़ना है विसरण। विसरण जिसे कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन। विसरण क्या होता है? विसरण जिसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण क्या होता है ये जानेंगे। विसरण में कहा जाता है कि जब किसी पदार्थ के जो अणु होते हैं वो उच्च सांद्रण से कम सांद्रण की ओर उच्च सांद्रण से कम सांद्रण की ओर गति करने लगते हैं, तब उसे क्या कहते हैं हम लोग? विसरण की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी पदार्थ के अणु जो है उच्च सांद्रण से, तो लिखेंगे जब किसी पदार्थ के अणु उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गति करते रहते हैं। उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गति करते रहते हैं, तो इस क्रिया को विसरण कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? से विसरण कहेंगे। अब ये हो गई हमारी विसरण। यानी जिस तरीके से, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई पानी भरा हुआ है और ये हमारा पानी ज्यादा ऊंचे भरा है और यहाँ पर हमने छिद्र कर दिया, तो अधिक सांद्रण से यहाँ चीजें आने लगेंगी, तो इसे कहते हैं हम लोग विसरण। अब एक इसी तरह एक क्रिया होती है जिसका नाम होता है परासरण। परासरण में जस्ट इसका उल्टा होता है, तो लिखेंगे परासरण, जिसे कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। परासरण में क्या होता है? जब किसी पदार्थ के अणु निम्न सांद्र से उच्च सांद्रण की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से गति करते हैं, तो क्या कह देते हैं? उसे हम लोग परासरण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? जब जो हमारा परासरण है, क्या लिखेंगे परासरण में? जब किसी पदार्थ के अणु निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से गति करते हैं, तो इसे परासरण कहते हैं। ये बात हो गई हमारी भाई विसरण की क्रिया की, और काहे की क्रिया की बात हो गई हमारी? परासरण। अब ये विसरण और परासरण जान लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद जानेंगे हम लोग एंडोसाइटोसिस क्या होता है। कुछ छोटे छोटे टर्म है, उनको सीख लेते हैं। ये है हमारा अगली क्रिया, क्या है? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस क्या होता है भाई? जब कोई कोशिका किसी तरल या ठोस पदार्थ को सक्रिय विधि द्वारा ग्रहण करती है, तो इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अगली डेफिनेशन है हमारी पिनोसाइटोसिस।
पिनोसाइटोसिस। अब पिनो का मतलब क्या है, ऐसे याद रखिए, पीने वाली चीज यानी तरल चीज। तो लिखेंगे जब कोशिका तरल पदार्थ को ग्रहण करे। काहे को ग्रहण करे भाई? तरल पदार्थ को। जब कोई कोशिका तरल पदार्थ को ग्रहण करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। इसी तरह एक होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या कहेंगे? जब कोशिका बड़े अणु को, फैगोसाइटोसिस, जब कोशिका बड़े अणु को बड़े अणु को ग्रहण करती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? फैगोसाइटोसिस। चलिए भाई, अब हम लोग इसको एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो भी हमारा टॉपिक है कोशिका भित्ति, जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर एक दो चीजें और बची हैं, उसको भी देख लेंगे। अब उसके बाद क्या जानना है भाई? इसमें फैगोसाइटोसिस हो गया ये हमारा। एक और इसके अंदर डेफिनेशन है छोटी सी, एक्जोसाइटोसिस। क्या है भाई? एक्जोसाइटोसिस। देखिए एक्जोसाइटोसिस क्या होती है? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है, एक्सो शब्द लिया गया है एग्जिट से। एग्जिट यहां पर लिख लिएगा कि जब कोई कोशिका व्यर्थ पदार्थ को अपने अंदर से निकालती है। जब कोई कोशिका व्यर्थ पदार्थ को अपने अंदर से निकालती है। क्या कहेंगे? जब कोई कोशिका व्यर्थ पदार्थ को अपने अंदर से निकालती है तो लिखेंगे जब कोशिका व्यर्थ पदार्थ का व्यर्थ पदार्थ का उत्सर्जन करे, उत्सर्जन करे, उसे कहते हैं भाई हम लोग एक्सोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, विसरण और परागण। ये कुछ डेफिनेशन लिखाई हैं, इन डेफिनेशन को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं भाई आगे। विसरण क्या कहते हैं? जब किसी पदार्थ के अणु जो है उच्च सांद्रण से, याद रखना, उच्च से निम्न जाए तब विसरण है, और निम्न से उच्च जाए अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से, तब उसे कहते हैं हम लोग परासरण। फिर एंडोसाइटोसिस क्या है? जब कोई कोशिका किसी तरल या ठोस, किसी भी प्रकार का कोई भी अणु हो, उसको अगर सक्रिय एटीपी खर्च करके अंदर ग्रहण करती है तो उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और लेकिन पिनोसाइटोसिस क्या है? पीने से याद रखना, तरल पदार्थ पिया जाता है। जब कोई कोशिका तरल पदार्थ को अपने अंदर ग्रहण करे तब उसे कहेंगे पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? जब कोई कोशिका बड़े अणु को, किसको भाई? बड़े अणु को जो है अपने अंदर ग्रहण करती है तब उसे कहते हैं हम लोग फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है? जब कोशिका अपने अंदर से व्यर्थ पदार्थों को क्या करने लगे? बाहर निकालने लगे, शरीर से बाहर फेंकने लगे। ऐसे पदार्थ जो कोशिका के लिए नुकसान करते हैं उनको अपने अंदर से बाहर निकालने लगे तो उसे कहते हैं हम लोग एक्सोसाइटोसिस। तो ये डेफिनेशन आपको लिख लेना है एक बार, सारी डेफिनेशन, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग कोशिका कला के बारे में। एक बार और रिवाइज करते हैं। उच्च सांद्रण से जब चीजें जाए निम्न सांद्रण की ओर तो विसरण। निम्न सांद्रण से जब कोई चीज जाए उच्च सांद्रण की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से तो उसे कहेंगे परासरण। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है जब कोशिका किसी तरल या ठोस पदार्थ को सक्रिय विधि द्वारा ग्रहण कर ले तो उसे कह देते हैं हम लोग एंडोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या है? जब कोशिका तरल पदार्थ को ग्रहण करे। फिर फैगोसाइटोसिस क्या है? जब कोशिका बड़े अणु को क्या करती है? ग्रहण करती है। एक्सोसाइटोसिस किसे कहते हैं? जब कोशिका व्यर्थ पदार्थ का उत्सर्जन करे, अपने अंदर से बेकार के पदार्थों को निकाले तो उसे कह देते हैं हम लोग एक्सोसाइटोसिस। चलिए भाई, इतनी हो गई क्रिया हमारी। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग नई उसके अंदर आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं भाई कोशिका भित्ति, सेल वॉल।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया हो तो वीडियो को पीछे करके ले करके लिख लीजिए। अगली हेडिंग है हमारी कोशिका कला, सेल वॉल। नई हेडिंग है हमारी कोशिका भित्ति, सॉरी कोशिका भित्ति, इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। सबसे पहले ये जान लें, कोशिका भित्ति कवक के अंदर भी पाई जाती है, प्लांट के अंदर भी पाई जाती है और बैक्टीरिया के अंदर भी पाई जाती है। तो एक एक करके पहले ये जानेंगे कि पादप के अंदर किसके बनी होती है, बैक्टीरिया के अंदर किसकी बनी होती है और हमारी कवक के अंदर किस पदार्थ की बनी होती है। तो तीनों पॉइंट को लिखेंगे। लिखेंगे पादप की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेलुलोज व पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। दूसरे नंबर की बात क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया की काहे की बनी होती है, तो लिखेंगे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति काहे की भैया बनी होती है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तीसरी बात याद रखना, कवक की जो कोशिका भित्ति है काइटिन की बनी होती है। और ये भी याद रखना, कवक को हम लोग देसी भाषा में क्या कह देते हैं, फफूंद। तो ये हो गई हमारी सबसे पहले कोशिका भित्ति जो हमारी होती है प्लांट की सेलुलोज की बनी होती है। ये सब चीजें बनी होती है हमारी कोशिका भित्ति। अब भाई जो हमारी कोशिका भित्ति है ये कहाँ पर पाई जाती है और इसका काम क्या है, और आगे बढ़ेंगे इसका काम। तो सबसे पहले अगर कोई चीज ये पाई कहाँ जाती है, जो हमारी कोशिका कला है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। तो लिखेंगे यह, लिखेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कोशिका कला के बाहर उपस्थित होती है, जो कोशिका को यांत्रिक या लिख सकते हैं सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है, आवरण प्रदान करती है। कोशिका भित्ति कोशिका कला के बाहर उपस्थित होती है, जो कोशिका को सुरक्षात्मक क्या बनाती है, आवरण प्रदान करती है। ये हमारी होती है कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति के बारे में इतना ही जानना है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कोशिका भित्ति और जो कोशिका झिल्ली है इन दोनों के अंतर क्या है। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के अंदर क्या है, अंतर क्या है, अब आगे पढ़ेंगे कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में अंतर। तो इतना ही इसमें याद रखना है, लिख लीजिएगा इसको। अगला हेडिंग है हमारी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में अंतर। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली में अंतर। एक तरफ हेडिंग डालेंगे कोशिका भित्ति, एक तरफ डालेंगे हेडिंग कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली को कोशिका कला भी कहते हैं। तो ये लिखेंगे यह पादप कवक बैक्टीरिया में पाई जाती है।
और कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? प्रत्येक कोशिका में। तो लिखेंगे यह प्रत्येक कोशिका में उपस्थित होती है, उपस्थित होती, क्या क्या होती है? प्रत्येक कोशिका में उपस्थित होती है। अब उसके बाद एक एक करके क्या करेंगे, क्या 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 काम होता है। तो नंबर 2 पर पादप कोशिका का, पादप कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है। वो किसका आवरण बाहर बनाती है? जंतु कोशिका का। जंतु कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है। अब ये भाई हो गई सेलुलोज की बनी होती है, ये सब बनाती थी। अब उसके बाद बोलेंगे भाई और क्या काम है। अब जो हमारी पादप ये कोशिका भित्ति है, इसे अजीवित माना जाता है। और उसे क्या माना जाता है भाई? तीसरा, इसे जीवित माना जाता है। चौथा पॉइंट क्या है? ये मोटी और दृढ़ होती है। तो यह मोटी व दृढ़ होती है। ये कैसी होती है? यह पतली व लचीली होती है। पतली व कैसी होती है भाई? लचीली होती है। अब ये बात हम लोगों ने जान ली। अब उसके बाद देखेंगे कि एक बनी भाई काहे की होती है। तो लिखेंगे यह पॉलीसेकेराइड सेलुलोज काइटिन पेप्टिडो ग्लाइकन आदि की बनी होती है, आदि की बनी होती है। दूसरा यहां पर क्या जानेंगे? 5वें नंबर पर ये काहे की बनी होती थी कोशिका झिल्ली? प्रोटीन और फास्फोलिपिड की। तो लिखेंगे ये है प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। इतनी बात इसमें जानेंगे। इसको एक बार दोहरा लेते हैं, इतना ही रखेंगे। पादप के अंदर, कवक के अंदर बैक्टीरिया में पाई जाती है, वो हर एक कोशिका में उपस्थित होती है। पादप कोशिका के बाहर का आवरण बनाएगी, ये जंतु कोशिका के बाहर का आवरण बनाएगी। इसे अजीवित माना जाता है, इसे क्या माना जाता है? जीवित माना जाता है। ये मोटी और दृढ़ होती है। ये कैसी होती है? पतली और लचीली होती है। ये पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, या प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। इतनी बात आपको याद रखना है भाई। चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इन सभी चीजों को क्या करिएगा, आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। जिसका जो डाउट है तो वो पूछ लीजिएगा। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो लिखा है, ये सब पढ़ा चुके हैं। पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज और पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया में पाया जाता था, सेलुलोज जो है प्लांट के अंदर, काइटिन कवक के अंदर। जबकि जो हमारी कोशिका झिल्ली, जिसे कोशिका कला कहते हैं, ये प्रोटीन और काहे की बनी होती थी? फास्फोलिपिड की बनी होती थी। और कोशिका झिल्ली को जीवित माना जाता है, इसे क्या माना जाता है? मृत। क्योंकि प्लांट की जो छाल होती है, इसे क्या मानेंगे हम लोग? मृत। तो इसीलिए कोशिका झिल्ली क्या मानी जाती है? मृत। और छाल जो है कैसी होती है? मोटी और टाइट, दृढ़। लेकिन अगर आप गुब्बारे की झिल्ली पकड़ेंगे तो पतली भी होती है और कैसी होती है? लचीली होती है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। ये पूरा हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली में अंतर का। चलिए फिलहाल अब हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखेंगे। अब फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो के